बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसी ने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसराइल अचानक से अपने मास्टर्स को कहेगा, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को और दीगर ममालिक को, बरतानिया समेत, कि आए मेरी मदद करें, मुझे हिजबुल्लाह से बचाएं, आए मेरी मदद करें, मुझे इराक से बचाएं। कल रात को जो सूरत हाल हुई है, जो इनकी इलाद पोर्ट के ऊपर ड्रोन्स हमले हुए हैं, उसके बाद से इसराइल को उधेड़ कर रख दिया गया है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल रात की तबाही इतनी ज्यादा थी कि उनकी ये फौज और नेवी का जो सामान है वो असल में जा नहीं पा रहा। और हालत ये है कि कल रात को इलाद शहर लरज उठा था, इतने वहां पर बुरे हमले हुए हैं। और उसके बाद पिछले 2 दिन में जो लिबनान ने इसराइल पर स्ट्राइक किया है, जिस तरह की वहां तबाही मचाई है, और कल जिस तरह मुसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल मारा उन्होंने, इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि इसराइल से मिस कैलकुलेट हो गया सारा मामला। उन्होंने जो उम्मीद बांध कर रखी हुई थी, यानी ये बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन उनसे हो गई है कि भाई हम ये जंग जीत जाएंगे, हम तो लिबनान पर हमला करेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सीन ये हुआ है कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, इन्होंने ऐलान किया है 21 रोज के लिए जंग बंदी हो जाए। यानी ईरान इस सारे मामले पर नहीं देख रहा, कुछ रूस नहीं देख रहा, चाइना नहीं देख रहा, इनको पता है कि क्या करना है। कहते हैं कि 21 रोज के लिए इसराइल और लिबनान की जंगबंदी कर दे, फौरी तौर पर करें। आप अंदाजा कर ले जरा कि इसराइल की इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि उन्होंने असल में कहा है अमेरिका को कि मुझे बचाओ, वरना मेरे कई शहर तबाह हो जाएंगे। ये हमारी नेवी को भी उड़ा देगा, हमारी हेडक्वार्टर्स भी उड़ा देगा। अब सीन ये हुआ है कि ये असल में कर ये रहे हैं कि 21 दिन तक हमें किसी तरह मोहलत मिल जाए, उसके बाद हम अपनी फौज की पोजीशन करें, उसके बाद हथियार, एमिनेशन और ये तमाम की तमाम चीजें, और अपनी आवाम को मुंतकिल करें, क्योंकि इस वक्त इनके पास शेल्टर्स नहीं है। ये नहीं हो सकता कि उन्हीं शेल्टर्स के अंदर ये सारे लोगों को मुंतकिल करे, जिसे कहते हैं कि इस वक्त सांस लेने के लिए उनको 21 दिन चाहिए। उन्होंने अमेरिका को साथ ही मिलाया। और आप सोचे जरा, इसराइल ने क्या कहा है, इसराइल पीछे बैठकर कोई काम नहीं करता, इनको आगे किया कि तुम ये जंग बंदी कराओ। और जी अच्छा ठीक है, हम अमेरिका की बात को देख सकते हैं, हम कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। अब आप जरा अंदाजा कर ले, नेतन्याहू बैकफुट पर चला गया तब हुआ है जब इनका आर्मी चीफ अपनी बटालियन लेकर, यानी पूरी तरह 2 रिजर्व जो ब्रिगेड है उनको लेकर गया कि जी अब आप लोगों ने लिबनान में घुसना है, अब आप लोग जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हालत ये हो चुकी है कि इन्होंने फैसला किया है कि हमने अब थोड़ा सा पीछे हटना है, हमें थोड़ी सी मोहलत दे, उसके बाद हम बिल्कुल वापस आकर इन पर हमला करें। जाहिर सी बात है, सारी सूरत हाल में अगर लिबनान जंग बंद करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उनके लोग वहां से निकल कर जा चुके हैं। उनके हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लोग इस वक्त माइग्रेट कर रहे हैं, वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और इस तरह इवन के हिजबुल्लाह के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनके जनाजे उठाए गए हैं। और इस दौरान इसराइल, आपको पता है, वो कुछ भी कर सकता है। यानी इस वक्त वो कोई भी पेजर डिवाइस जैसा दोबारा कोई हमला कर सकता है। अब असल कहानी ये हुई है कि इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है नेतन्याहू को कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। यानी क्यों कहा है, अगर तुमने इस सारी सूरत हाल में जंग बंदी की तो फिर याद रखना हमारी तबाही इतनी ज्यादा होगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो कह रहा है कि हमें तबाही मिली है। यानी आप अंदाजा कर लें कि तिल अवीव के ऊपर उन्होंने जब स्ट्राइक किया है, तो देखिए 2006 में उन्होंने कहा था कि एक टाइम आएगा हम हाइफा के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और आज वो टाइम आ गया है कि वो तिल अवीव के ऊपर स्ट्राइक करें। कल रात को इलाद पर, कल रात को जो इराक ने ड्रोन हमला किया है, उसके बाद सीन ये है कि यमन को आपको पता है कि P-800 मिसाइल जो हैं वो रूस के मिल रहे हैं, तो उन्होंने अब वो वही मिसाइल इराक से हमला करने। ये असल में जो प्लान अब बना हुआ है कि लिबनान, इराक, यमन और शाम, ये अब मिलकर स्ट्राइक करेंगे। और आपको पता है कि कल ईरान ने भी इनको खुली छूट दे दी है कि, यानी आयतुल्लाह अली खामनाई ने कह दिया है कि भाई मैं हाजिर हूं, ईरान हाजिर है, आपने सिर्फ ऑर्डर करना है और हम हमला कर देंगे। जब आप कहेंगे हम तैयार हैं, हमारी फोर्सेस तैयार है, हमारे मिसाइल तैयार हैं। इस सूरत हाल में इसराइल अमेरिका को पुश कर रहा है कि तुम जंग में उतरो उतरो। और उन्होंने कल इन्फॉर्म कर दिया है कि अब हम अपनी फौज उतारने के लिए जा रहे हैं। 2 ब्रिगेड तो उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि भाई 2 ब्रिगेड टॉप क्लास की लीड ब्रिगेड हम वहां पर उतार रहे हैं। और उनको ये कह रहा आर्मी चीफ जिंदा बच के आना, ताकि हम उसके बाद मजीद कार्रवाई करें। और हालत उधर ये है कि वो पूरी तरह इनको कुचलने को तैयार है।
अब आप ये सोचें कि इतनी जल्दी इन्होंने लेबनान के साथ सीज पर, इनको अंदाजा ही नहीं था कि इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ है। जिस तरह के देखिए, कल सीन ये है कि जो इलाद के ऊपर हमला हुआ है वो ज्यादा खतरनाक था। उसकी वजह ये है कि अब उनकी जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर होने जा रही है, यानी उनकी फौज की, नेवी की, ये मुतासिर होने जा रही है। और इराक से ड्रोन्स हमले हुए हैं जिससे बड़ा इनके लिए मसला पैदा हुआ है। मैक्रन ने कल ईरान के डेलीगेशन से भी मुलाकात की और उनको कहा कि आप हथौला रखें, और उनको कहा कि आप ये सीज फायर की तरफ मामला जाएं, ये बड़ी जंग बढ़ जाएगी। इसराइल ने जंग करनी है, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पांस आएगा। और अभी तो आप अंदाजा कर लें कि लेबनान ने ये कहा है कि हमने अपनी पूरी पावर तो छोड़िए, आपको दिखाई नहीं है, तो सिर्फ हमने 10% दिखाई है। अब असल में वो कर क्या रहे हैं कि वो तिल अवीव तक आए हैं। तिल अवीव से आगे इन्होंने प्लान ये किया था कि शायद नॉर्थ की साइड से ही हमारी लड़ाई रहेगी। उनको तो अंदाजा ही नहीं था कि हाइफा इस तरह मैदान जंग बनेगा। किरियात शमूना तो बना ही हुआ था, तिल अवीव की सूरत हाल ही हो जाएगी और वो पीछे धकेलते धकेलते उन इलाकों तक चले जाएंगे। आप बताएं, आप कितने लोगों को सारा टाइम, दिन रात, सुबह दोपहर शाम शेल्टर्स के नीचे रख सकते हैं? सुबह लेबनान हमला करेगा, दोपहर को यमन हमला करेगा, शाम को इराक से हमला होगा, फिर शाम से हमला होगा। अब ये जंग असल में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये इसराइल के शहरों में दाखिल हो रही है। देखिए, इसराइल ने पहले ये जंग जो लड़ी थी, उनकी फौज ने या उनके लोगों ने, वो जंग थी जो आम लोगों यानी गजा के ऊपर लड़ी जा रही थी। अब एग्जैक्टली वही हाल है। आप इसराइलियों के घर देखें, वो पूरी तरह मलियामेट हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और वो ट्रॉमा और ये तमाम PTSD बीमारियों का भी जाहिर सी बात है नफसियाती तौर पर शिकार होते हैं। तो इस सारे मामले पर वहां पर देखिए इकोनॉमी डाउन हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? लिबनान का असल में काम ये है, वो इजराइल के जो रिसोर्सेज है वो कंज्यूम करवा रहा है। यानी मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 200 रॉकेट मार दिए हैं, वो चीप रॉकेट्स, उनमें एक आधा बड़ा मिसाइल भी मार दिया जो कि हिट कर गया, नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पर अब इलाद के ऊपर ड्रोन्स मारे, ये बड़ी बात है। हेडक्वार्टर मुसाद के ऊपर मिसाइल आया, वो अलग बात है, इंटरसेप्ट हो गया, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका मरहला ये है कि आपको ये बता दिए कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो सोचे इसराइल जो मिसाइल मार रहा है वो बड़े तगड़े हैं, वो जाहिर सी बात है इसको रोकने के लिए उसको असला अपना लगाना पड़ा, कंज्यूम हो रहा है। पीछे से सप्लाई उतनी नहीं है क्योंकि यूक्रेन के अंदर भी सप्लाई जारी है, और उसके अलावा इंडिया जो है उसने भी सप्लाई बंद की हुई है। जाहिर सी बात, वो कह रहा है कि यूक्रेन वाले मामले पर हम ये काम नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे मामलात में चीज़ें जो है वो इनके हाथ से निकली हुई है। अब इसराइल को चाहिए बहुत ज़्यादा सप्लाई। और ये बात आप जहन में रखिएगा, जब से पेजर डिवाइसेस के मामले पर इंडियन का नाम आया है, ईरान ने बैकफुट के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहा है इंडिया के साथ कि ये क्या चल रहा है। यानी आप हमारे इत्तेहादी, आपको पता है लिबनान के अंदर इसराइल का जो एम्बेसडर था वो भी जख्मी हुआ, उसके पास ही पेजर डिवाइसेस थी, और ये ईरानी भी यूज़ करते थे। सो इस सारी सूरत हाल में इनको ये बात अच्छी तरह पता चल गई है। उन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया और वो बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस जंग में न्यूट्रल हो जाएं। आप इसराइल को असला ये वो चीज़ें सप्लाई करेंगे तो फिर हम यमन को खुली छूट दे देंगे, वहाँ पर जाकर हमला करें, आपके मिसाइलों पर हमला करें। आपको पता है कि यमन ने यहाँ तक ऐलान किया था कि अगर ताइवान इसमें इन्वॉल्व हुआ तो हम ताइवान की शिप को नहीं छोड़ेंगे। अब भारत का नाम आया तो जाहिर सी बात है भारत ओपनली बात नहीं करना चाहता, उनके ईरान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने बैकडोर चैनल पर बातचीत की कि क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने सारे मामलात में अमेरिका समेत सारी ताकतों का प्रेशर लेकर ईरान के साथ 4 बार प्रोजेक्ट साइन किया। तो ईरान को पता है कि कहाँ कहाँ मामला रखना है। सो इस सारी सूरत हाल में अब इसराइल के मामले पर वो कह रहे हैं कि आपने इनको हथियार सप्लाई नहीं करना। इसराइल इस वक्त चला गया है बैकफुट के ऊपर, और ये जो 21 दिन का प्रपोजल आया है ये असल में इसमें अपनी तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, लिबनान इन शराइत के ऊपर तो जंग नहीं बंद करने वाला कि इस सारी सूरत हाल में उनके घर तबाह हुए हैं, उनके इतने कमांडोज तबाह हुए हैं। जाहिर सी बात है उनके लोग जो हैं अजहर नसरुल्लाह के साथ उनके राइट हैंड जो थे वो भी तबाह हो गए हैं इन हमलों के अंदर, यानी वो भी मारे गए हैं बड़ी तादाद के अंदर। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है, अब इसराइल को खतरा क्या है? इसराइल को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उसके मुताबिक यमन अब करने जा रहा है ताबड़तोड़ हमले। वो हमले इसराइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये चाह रहे हैं कि हम इस 21 दिन के अंदर अपनी दोबारा तैयारी करके दोबारा हमले के लिए हमें मौका मिले। और उस दौरान असल में हुआ ये था कि इन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात ली कि यहाँ पर ये घर हैं, ये जगह है, यहाँ पर मिसाइल है। इन्होंने सबको वहाँ पर जाकर स्ट्राइक किया और इन्होंने ऐलान भी किया, इनके ऑफिशियल ने भी ऐलान किया था कि जी हमने 50% इनकी जो हमला करने की कैपेसिटी वो ख़त्म कर दी है। और उसके बाद आखिर इनकी आर्मी को कहना पड़ा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत है, वो हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है।
इन्होंने कहा जी अब हिजबुल्लाह स्ट्राइक नहीं करेगी, उन्होंने स्ट्राइक डबल की है। अब आप सोचे शाम को भी इराक से भी हुआ है, तो इस सारे मामले पर इनकी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोलॉन्ग वॉर को लड़ सके। ये चाहते हैं कि हम बड़े स्ट्राइक करें। अब सोचे इनकी फौजें, कल आर्मी चीफ, ये मनाजिर आप देखिए, आर्मी चीफ जाता है रिजर्व फौज के साथ और जी मैं ब्रिगेड अपनी भेज रहा हूँ, और आज प्रपोजल आ जाता है कि किस दिन की जंग बंदी करो। और भाई अमेरिका को इतनी परवाह कब से होना शुरू होगी, क्योंकि वो बैकफुट पर चला गया है। सो इस सारी सूरत हाल में इजराइल को झटके पर झटका लग रहा है कि उनके मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और यही वजह है कि इस्राइल में इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है, लोगों में शदीद गुस्सा है कि हमें तुम लोगों ने जहन्नुम में लाकर फेंक दिया है और अब सांस भी नहीं लेने दे रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।